हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द डेट ऑफ 4 अक्टूबर 2025। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूज़ है जो कि अब शायद 2-3 दिन पुरानी थी, बट आई थॉट के जो टर्म्स है की टर्म्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मे बी आपके लिए कोई इशू ना आगे आ जाए, तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वील टेक अप समथिंग विच वी लेफ्ट, है ना, नॉट डेलिबरेटली, बट मुझे लगा ज़रूरी भी है क्योंकि वो ऑनलाइन एडिशन में यहाँ पर अवेलेबल था। बट अगर आप देखोगे कि प्रिंट के अंदर सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कई बार अवेलेबल नहीं होती, तो उसको भी हम बीच में कंसिडर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो पहली आपकी न्यूज़ जो है, यूएन बैक क्लाइमेट बैंकिंग अलायंस सीजेस ऑपरेशन। सो अब एक अलायंस थी, कौन से साल में बनी थी वो हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। उसका क्या नाम था यहाँ पे, NZBA। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो मेजर आइडिया क्या था कि एक बैंक जो है या मेजर बैंक्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के, वो सब कोलैबोरेट करेंगे एंड वहाँ पे पॉलिसीज़ को ऐसा बनाया जाएगा ताकि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050 बना दी जाए या हो सके पॉसिबल। अब बैंक्स का काम मेजरली क्या होता है कि वो फंडिंग प्रोवाइड करे, तो उनका मेजर आइडिया ये था कि बैंक्स इन कोलैबोरेशन अगर काम करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे, तो अब उससे क्या आइडिया हो सकता है कि जो नए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करके अल्टीमेटली 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम पेरिस एग्रीमेंट को ऑल टुगेदर फुलफिल कर पाएंगे। क्योंकि अब मेजरली पॉलिसीज अगर हम देखें यहाँ पेरिस एग्रीमेंट को देखें तो उसकी फुलफिलमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो उसी फुलफिलमेंट को किया जा सके, जो पॉलिसीज जो है उनके बेसिस पे काम हो सके, उसी के लिए इसकी फॉर्मेशन की गई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। बट इस साल अगर आप देखें इसे बंद कर दिया गया, अब्रप्टली बंद कर दिया गया। अगस्त के अंदर एक स्पेसिफिक वोटिंग सेशन जो है इन्हीं बैंक से यहाँ पर कंडक्ट कराया गया एंड उसी वोटिंग के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अब्रप्टली इनका जो काम है वो रोक दिया गया है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो NZBA जो है उसने फंक्शनैलिटी एज अ फंक्शनल ऑर्गन अगर आप देखें या इंस्टीट्यूशन भी देखें तो वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। तो क्वेश्चन क्या है, NZBA की फुल फॉर्म है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है, क्या इट वाज फॉर्म्ड इन 2015 क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अभी क्या कह रही है, NZBA इज अ ग्रुप ऑफ ग्लोबल बैंक्स कमिटेड टू द ट्रांजिशन इन द रियल इकोनॉमी टू नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बाय 2050। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो हम क्लियर है कि हाँ बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं आपको बात करूं कि जस्ट बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जरूरी नहीं है कि जो बैंक है उसकी एस्टैब्लिशमेंट भी उसी हिसाब से हो। तो 2021 में ये बैंक को बनाया गया था। बैंक क्या, अलायंस बनी थी बैंक्स की। ठीक है, सो ऑल टुगेदर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑफ स्टेटमेंट नंबर बी, कि बी जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इनिशिएटिव था इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जिन्होंने सपोर्ट किया बैंक्स को कि अलाइन कर सके अपने लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को प्रमोट करते हैं। तो अप्रैल 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। गाइडलाइंस की प्लेटफॉर्म थी फॉर द मेंबर्स टू सेट अ डिस्क्लोज क्लाइमेट टारगेट, कि प्रॉपर तरीके से आप बता पाएं कि क्या क्या टारगेट्स यहां पर रखे जाने चाहिए एंड उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई एट द टाइम जब ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने यूएसए के। उसके बाद आप देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने विड्रॉ भी कर लिया। अब सिंस एक मेजर पावर या डोमिनेटिंग कंट्री जो है अगर वो इसका पार्ट नहीं बनती है या अपना जो सपोर्ट है इससे विड्रॉ कर लेती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मेजर या फाउंडेशन है वो हिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो इसी की वजह से धीरे धीरे जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती है। सो देयर वाज अनदर व्यू पॉइंट विच आई वाज थिंकिंग अबाउट, कि आप एक चीज़ को देखोगे कि यूरोपियन यूनियन नेशंस एंड आप देखो ऑल टुगेदर यूएसए बिफोर ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट, दे ऑल वांटेड कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके गोल्स को जल्दी से जल्दी एंड अच्छे तरीके से फुलफिल किया जा सके। जिस पे हमने शायद ये चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको यहाँ पे टारगेट्स को मीट करने में टाइम लगेगा, डेवलप्ड नेशंस ने तो यहाँ पर अपना काम कर दिया। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जितने भी अब कोल रिलेटेड पावर थर्मल प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर एंड इवन के यूएसए के अंदर, ठीक है, वो बंद हो गए थे, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर टोटली शिफ्ट करना चाहते हैं। एंड हमने ये चीज़ को भी डिस्कस किया था बहुत पहले कि वही जो अब पावर प्लांट्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन जो है एशिया में या डेवलपिंग नेशंस में शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक आइडिया ये भी है कि उनकी मार्केट जो है जो अब वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो गई।
तो डेवलपमेंट जो एशियन रीजन्स के अंदर या डेवलपिंग नेशंस के अंदर ज़्यादा शुरू हो गई. सो वन ऑफ द रीजंस ट्रम्प बैक्ड आउट विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑल टुगेदर वाज कि अब जो प्रोडक्शन है वापस से लेकर आई जा सके. एंड मेजरली जो फैक्ट्रीज है, जो अब उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन लाइन जो है वो शिफ्ट कर दिया एशियन नेशंस में या डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जहां पे उनको पैसा भी बच सके. बट अब पेरिस एग्रीमेंट के गोल जो है वहां पर मीट करने थोड़े से डिफिकल्ट है. एंड सबसे बड़ी बात ये चीज़ तो बोली गई थी कि हाँ, हमें थोड़ा टाइम लगेगा बट डेवलप्ड नेशंस जो है इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं. सो इसी वजह से जो है मार्केट मेजरली डेवलपिंग नेशंस में या इवन की एशियन नेशंस के अंदर ज़्यादातर शिफ्ट हुई, जिसे वापस यहाँ पर ट्रंप जो है विड्रॉ करके पेरिस एग्रीमेंट से लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी उसी के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आप कह सकते हो डिपेंडेंट तो थी, है ना. तो प्रोडक्शन लाइन उसी के बेसिस पे शुरू की गई. तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो NZBA जो है वो भी बंद हो गया. तो 2025 के अंदर कल के दिन सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस जो है वो हो गया. सिंपल सी कहानी थी. कोर प्रिंसिपल्स एंड रीजंस फॉर द कोलैप्स आप एक बार यहां पर पढ़ लेना, ठीक है. सेकेंड न्यूज क्या कह रही है, पाकिस्तान सऊदी पैक्ट हैज पोटेंशियल टू बी लाइक नेटो अलायंस सेज दैट, जो कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है. हमारा फोकस जो है इसके ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक्चुअली में सऊदी एंड पाकिस्तान का पैक्ट क्या कहता है, दूसरी चीज नेटो क्या है, नेटो के अलायंसेस के बेसिस पे क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो होती है, नथिंग एल्स. पॉलिटिकलाइजेशन पे हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, है ना. तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट वाज साइंड इन रियाद. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कुवैत लाइज टू द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया. ठीक है, तो मैपिंग वाला क्वेश्चन जो है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सऊदी सेंस पिक्चर में बहुत ज्यादा है. कॉन्टेक्स्ट भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इजराइल जो है वो पर्टिकुलरली अब इस्लामिक नेशंस के ऊपर अटैक करता जा रहा है. कतर के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे कि सऊदी वाज ऑफ द ओपिनियन कि हो सकता है आने वाले टाइम पे उन पर भी अटैक हो सके, तो उन्होंने यहाँ पर पैक्ट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ, जो कि अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज यहाँ पर नेशन जो है वो रखता है. ठीक है, सो ऑल टुगेदर यहाँ पर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. पहली स्टेटमेंट तो आप इन एनी केस आंसर कर ही सकते हो, इन रियाद, है ना. अब जिनकी मैपिंग या ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो वो सेकंड स्टेटमेंट का भी यहाँ पर आंसर दे सकते थे. तो बट ऑल टुगेदर अगर हम देखिए तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है. सऊदी डिफेंस पाकिस्तान जो डिफेंस पैक्ट है वो अब रियाद के अंदर ही साइन किया गया था. बट अगर हम कुवैत की बात करें, कुवैत जो है वो सर्दर्न रीजन में बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि आप ईस्टर्न नेशन वाली साइड पे कुवैत जो है या कतर जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ईस्टर्न साइड पे, सर्दर्न रीजन पे अगर आप देखोगे तो यमन वाली रीजन पड़ जाती है, ओमान साउथ ईस्ट पे पड़ जाता है, जॉर्डन इराक जो है वो नॉर्थ के अंदर यहाँ पर फॉल करते हैं. तो मैप आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया आप लेकर यहाँ पर चल सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास पर्शियन गल्फ आ जाता है एंड यहाँ पे हमारे पास रेड सी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंगली मैपिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली एक्टिव है, इजराइल की बिल्कुल आप देख सकते हो कि विसिनिटी के अंदर फॉल करता है. ये जॉर्डन है, इसके बाद यहाँ पे इजराइल वाला रीजन ही शुरू हो जाता है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है. देन ये थी वो न्यूज़ जो मैंने आपको कहा कि हम मिस आउट कर गए एंड टर्म्स मेजरली इंपॉर्टेंट है ना, कि पोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कुड कॉज सिवियर हार्म साइंटिस्ट से. तो अभी ये रिसर्च है बट पोलर जियो इंजीनियरिंग किस तरीके से की जा रही है उसके ऊपर हमारा फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि पोलर जियो इंजीनियरिंग क्या हो रही है. पोलर वर्ड को तोड़ के देखिए, पोलर रीजन्स की बात हो रही है. जियो यानी कि अब ज्योग्राफी से रिलेटेड या किसी पोलर रीजन की ज्योग्राफी से रिलेटेड इंजीनियरिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है जहां से पोलर रीजन्स की में आप देख सकते हो कि आइस शीट्स जो मेल्ट हो रही हैं उसे रोका जा सके, या उसका जो प्रोसेस है, जो टाइम है, उसे कम किया जा सके, है ना. कि अगर वो 10 साल में मेल्ट होनी थी एंड अब वो 5 साल के अंदर ही मेल्ट हो रही हैं, तो वापस से उसे एटलीस्ट 10 नहीं तो 7 या 8 ईयर्स तक हम कैसे लेकर जा सकते हैं. ठीक है, तो वो पोलर जियो इंजीनियरिंग है. तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. आता होगा वेल एंड गुड, नहीं आता होगा तो कॉन्सेप्ट जो है, ये जो बेसिक टर्म्स है उसको मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेसल वाटर रिमूवल, रिमूविंग सबग्लेशियल वाटर, ओशन फर्टिलाइजेशन, रिमूविंग सबग्लेशियल वाटर, सेम ही चीज है. ठीक है, सी आइस मैनेजमेंट, स्कैटरिंग ग्लास माइक्रोबीड्स ओवर सी आइस. हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि सेम आपको यहाँ पर ग्रुप दे दिया जाए कि दोनों के ही ऑप्शन सेम है, किसी एक में तो करेक्ट होगी, तो ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, कभी कभी जो आपको ऑड वन आउट दिया होता है वो भी करेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो अब टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पोलर जियो इंजीनियरिंग एक्चुअली में हो कैसे रही है, ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या होते हैं. 5 ऐसे मेथड्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च की गई है. पहला है स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन. तो इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रैटोस्फेयर में जाके एरोसॉल्स को डेलिबरेटली यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है पोलर एरियाज के ऊपर.
अब उसके पीछे का रीजन क्या है? अब हमें पता है कि एरोसॉल जो है एक तरह से रेन के लिए या प्रेसिपिटेशन की किसी भी फॉर्म के लिए क्या करते हैं, वो आपको एक कंडेंस करने के लिए प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। दूसरी चीज, एरोसॉल्स को स्प्रे करने के बाद एक कूलिंग इफेक्ट भी कॉज होता है, तो डेलिबरेटली एरोसॉल्स को इंजेक्ट किया जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंड स्पेसिफिकली पोलर रीजन्स के आसपास, ताकि जो सनलाइट है वो भी रिफ्लेक्ट हो सके एंड ऑल टुगेदर अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका एक कूलिंग इंपैक्ट यहाँ पर नजर आए, या अर्थ का सरफेस जो है वो रिलेटिवली कम यहाँ पर वार्म हो या कम यहाँ पर हॉट यहाँ पे प्रेजेंट किया जा सके। सेकेंड यहाँ पे मेथड है सी कर्टन्स और सी वॉल्स। सी कर्टन्स या सी वॉल्स क्या होता है कि अब ओशन की तरफ से जो वार्म ब्रीज आते हैं हमारे पास, है ना, वार्म ब्रीज या ओशन वाटर जो है वार्म से कोल्डर रीजन्स के अंदर जा रहा है, और हमें ये भी पता है कि जो ओशन वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, बट ऐसे ऐसे कुछ रीजन्स हैं पोलर रीजन के आसपास जहां पे पानी अभी भी ठंडा है, बट सिंस पानी दूसरी जगह से रिप्लेस होके आता है, कोल्ड एरिया से हाई आप कह सकते हो, या हाई एरिया वाले हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड्स जाती हैं, ठीक है, सो ऑपोजिट चीज यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है, यानी कि जो वार्मर टेम्परेचर्स वाली आप कह सकते हो वाटर है वो कोल्डर रीजन्स में यहाँ पर ना पहुंच पाए, उस वजह से क्या होता है, स्पेसिफिकली पोलर रीजन्स के अंदर बुयोंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अटैच किए जाते हैं टू द सी बेड। बुयोंट या बुयोंसी के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आप ऑल टुगेदर देखो, सी बेड पे अटैच कर दिए जाएंगे ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटिवली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ही, यानी कि सपोज कीजिए अब हमारे पास 3 लेयर्स है, लेयर्स के अंदर वाटर कन्वेक्शन के थ्रू फॉलो करता है इस प्रोसेस को, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सबसे लाइटेस्ट होगी, है ना, तो सपोज कीजिए वो 15 डिग्रीज पे है, देन हमारे पास 12 डिग्रीज पे है वाटर टेम्परेचर, 10 डिग्रीज पे है, देन 5 डिग्रीज पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सपोज कीजिए, है ना, ये सिचुएशन है। तो अब ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को जब इंस्टॉल किया जाता है ना, उनमें स्पेसिफिकली वो टेम्परेचर को यहाँ पर फिट कर दिया जाएगा कि इस टेम्परेचर का वाटर जो है वो अब दूसरी रीजन की तरफ जो है अनटिल अनलेस उसका टेम्परेचर 10 डिग्रीज नहीं हो जाता, वो दूसरे रीजन की तरफ यहाँ पर मे बी नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर डेवलपमेंट की जाएगी। तीसरी चीज है सी आइस मैनेजमेंट की बात की जा रही है। सी आइस मैनेजमेंट मतलब माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे बीड्स जो हैं वो सी या आइस के ऊपर यहाँ पर स्प्रेड कर दिए जाते हैं। अगेन यहाँ पे काम क्या होता है, एल्बिडो इफेक्ट लेकर आना। अब एल्बिडो की वजह से हमें पता है कि स्नो का जो एल्बिडो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है ना, क्योंकि अब लाइटर है, यहाँ पर व्हाइट कलर होता है स्नो का प्रॉपर जो पर्माफ्रॉस्ट वाला रीजन है, अनडिस्टर्ब्ड रीजन है, वहां पे क्या होता है कि अब सिंस एल्बिडो ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिविटी सन की बहुत ज्यादा यहाँ पर कर देते हैं, सनरेज जो भी पास यहाँ पर हो नहीं पाती रिफ्लेक्ट कर देते हैं मेजरली जितना भी यहाँ पर सनरेज होती हैं, तो वही एल्बिडो इफेक्ट को यहाँ पर सिंस हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, माइक्रोबीड्स क्या काम करेगी, वही एल्बिडो इफेक्ट को या स्नो के एल्बिडो इफेक्ट को रिप्लेस करने की बात कर रही है, रिप्लेस क्या है उसको एनहांस करने की यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्टिविटी जो है वो हो सके, आर्टिफिशियली थिकन किया जा सके हमारी नेचुरली जो आइस का लेवल है, ठीक है, जो मेल्ट होता जा रहा है शीट्स को उसको एक्चुअली में यहां पर थिकन किया जा सके। देन बेसल वाटर रिमूवल की अगर हम बात करें तो आइस जो है उसको रिमूव किया जाएगा, आइस का जो लॉस है वो रिमूव किया जाएगा, सब ग्लेशियल वाटर को रिमूव करके अंडर द ग्लेशियर्स टू स्लो द मूवमेंट ऑफ आइस शीट्स एंड डी एक्सेलरेट द सी लेवल राइज, ठीक है, कि अब जहां से पानी पिघल रहा है, जहां से गर्माइश वाला जो आप कह सकते हो कि 2 सरफेस मिलते हैं ना आपस में, ठीक है, एक ये पर्माफ्रॉस्ट वाला रीजन आ जाता है, देन नीचे उसके बाद हमारा लैंड वाला रीजन आ जाता है, उसके बीच में ऐसी स्पेसिफिकेशन जहां से अब ये हीट ट्रांसफर हो पा रही है या अपर रीजन की तरफ से हीट ट्रांसफर हो पा रही है उसको बेसिकली रोका जाए कि अब कोल्ड जो सरफेस है वो वार्म टेम्परेचर या वार्म सरफेस के साथ ना इंटरैक्ट कर पाए, तो इस वजह से जो आइस शीट्स हैं उसका जो मेल्टिंग है वो कम हो सके एंड एज अ रिजल्ट क्या हो कि हमारे पास सी वाटर के अंदर जो या सी लेवल के अंदर राइज आ रहा है वो रोका जा सके या कम किया जा सके। देन ओशन फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली वो एटमॉस्फेयर से निकाल के उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके उसको डायरेक्टली ओशंस में डाल दिया जाए, एज अ कार्बन सिंक उसे बना दिया जाए। अब न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर अवेलेबल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, तो ऑल टुगेदर हमें पता है वहां पे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा जो साइकिल है वो ग्रोथ का ऑल टुगेदर वो चलता जाएगा, फिशिंग जोन्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो चांसेस आर कि वो थोड़ा बेटर हो सके एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस या जो की टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो एक बार इसे पढ़ लेना इन डिटेल। मेजर कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा जैसे बियॉन्ड स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं ये सब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होना चाहिए आपको, ये सिर्फ टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिक इनका आइडिया क्या है वो पता होना चाहिए आपको बस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू सॉफ्टन ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया, है ना, कि उन्होंने बोला कि रशिया का कभी इंडिया के साथ कोई इशू रहा ही नहीं है, एडजस्टमेंट के बेसिस पे हम चलें एक दूसरे के साथ, कि लॉन्ग टर्म एलाइज हम एक दूसरे के, तो ऐसा जो यूएसए की तरफ से यहाँ पर अगर टैरिफ्स लगा दिए गए इंडिया के ऊपर तो रशियन मार्केट विल प्रोवाइड देम विद द डिमांड या सप्लाई इन दैट केस, कि ताकि जितना भी कॉम्पनसेशन यहाँ पर रशिया की वजह से इंडिया को झेलना पड़ा है यूएसए की जो तरह से सैंक्शन एक तरह से यहाँ पर लगाई गई है टैरिफ्स के थ्रू, तो उस चीज को यहाँ पर या जो वॉइड या गैप जो फुलफिल हुआ है वो रशिया को प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, एंड ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ पे दी, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी यहाँ पर वेल्डाई डिस्कशन क्लब में। ठीक है, तो अब हम वेल्डाई डिस्कशन क्लब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में है क्या। पहली स्टेटमेंट कह रही है वेल्डाई डिस्कशन क्लब, सिंपल सी बात है, इज नेम्ड आफ्टर लेक वेल्डाई इन रशिया। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है लेक वेल्डाई इज अ सॉल्ट वाटर लेक सिचुएटेड इन नोवोग्रोड ओब्लास्ट। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है। तो अब वेल्डाई डिस्कशन क्लब क्या है? अब आप देखो कि विजनरी लोग जो हैं या आप कह सकते हो जो स्कॉलर लोग जो हैं उनके साथ बैठ के भी कई बार आपको नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेनी चाहिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं अवेलेबल है या जहाँ पे आप लैग कर रहे हो वहाँ पे डिस्कशन के थ्रू आप अपनी पॉलिसीज़ को या अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ को यहाँ पर फ्रेम कर पाओ। तो ऐसा ही वेल्डाई डिस्कशन क्लब है, जो एक ऐसा क्लब है जिसको 2004 में यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, एंड आफ्टर लेक वेल्डाई इसका नाम है यहाँ पर, जो कि अब वैली की नोवोग्रोड के अंदर या वहाँ पे सिचुएटेड है। अब मैं बताऊंगी इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहली मीटिंग जो है इनकी लेक वेल्डाई के पास यहाँ पर ही हुई थी। तो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल जो है उसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड यहाँ पर रशिया देता है। ठीक है, एंड अब्रॉड ऑल्सो बाहर के इंटेलेक्चुअल्स, अकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ पर आते हैं, फॉरेन नेशंस के पब्लिक फिगर्स भी आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इस क्लब के अंदर। एंड जो उनका रीजनल कॉन्फ्रेंस है वो फोकस किसके ऊपर करता है कि पॉलिसीज या आगे कैसा काम करना चाहिए एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, रशियन चाइना रिलेशंस पे एंड अदर्स, जो कि अब कंसिडरेबल अटेंशन इंटरनेशनल एक्सपर्ट कम्युनिटी का यहाँ पर घेरते हैं। तो अब हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर एक्सपर्ट होगा तो वही सारी इन्हीं के ऊपर बात करती है। इवन कि आपके जो कुबेर सर है वो पढ़ाते हैं ना, कुबेर सर भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत चीज़ों को यहाँ पर इंटरलिंक करके आपको बताते हैं। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है उनका फटाफट से यहाँ पर ध्यान होता है, तो एक तरह से इंटरेस्ट उनका भी यहाँ पर है। तो क्लब का एक सेशन जो है वो साल में आप लगा लीजिए होता है एट सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम एंड द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन व्लादिवोस्टॉक। तो अब इसी वजह से ये एक तरह से आप लगा लीजिए ऐसी कॉन्फ्रेंस है, ऐसा क्लब है जिसमें आप बैठकर इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, इंटरेस्ट क्या क्या आपके हैं उसके बेसिस पे आप डिस्कशन करते हैं, एंड आने वाले टाइम में उन इंटेलेक्चुअल से उनके आइडियाज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ना अपनी नेशंस की पॉलिसी में भी उस वजह से भी फ्रेम कर सकते होंगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिक्टेटर इटसेल्फ। देन अब लेक वेल्डाई खोए कीजिए, या फिर अगर आप इसको देखें तो लेक वेल्डाई मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज योर वेल्डाई रीजन, एंड छोटा सा यहाँ पे आप देखोगे कि ये वेल्डाई जो लेक है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि अब आप देखोगे ओब्लास्ट, नोवोग्रोड ओब्लास्ट में रशिया में इन द मिडल ऑफ वेल्डाई हिल्स है, लार्जेस्ट नोवोग्रोड ओब्लास्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। बट अगर मैं आपको बता दूं तो ये फ्रेश वाटर लेक है जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर बताती है। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है वेल्डाई जो लेक की है ऑल टुगेदर वेल्डाई रीजन की। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ना स्पेसिफिकली वेल्डाई रीजन के आसपास यहाँ पर ट्राई की गई थी कि अटैक किया जा सके, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ रिजाइडिंग प्लेस या मैक्सिमम टाइम जो है व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मे बी हम वेल्डाई लेक या जोग्राफिकली उसको देख सकते हैं कि आप देखोगे कि यहाँ पर लिथुआना, एस्टोनिया, लाटविया काफ़ी ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको जो नोवोग्राड ओब्लास्ट नाम सुनने में आपको आ रहा होगा, तो ओब्लास्ट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे हमारे इंडिया में कैंटोनमेंट रीजन्स नहीं होते, वैसे ही रीजन्स जो आप कह सकते हो जो छावनियां होती हैं या इंपॉर्टेंट ऐसी लोकेशंस होती हैं जिसकी मिलिटराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो उनको ओब्लास्ट यहाँ पर जनरली बोला जाता है। तो नोवोग्राड इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड ओब्लास्ट उसके सामने इसी वजह से साथ में नाम इसी वजह से लगाया गया है। होप द आंसर इज क्लियर टू यू।
देन पोलैंड टू ज्वाइन नेटोज फ्यूल नेटवर्क एमिड रशियन टेंशन। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको जो चीज़ बोली गई है कि पोलैंड जो है डायरेक्टली यहाँ पर पार्ट नहीं बनना चाह रहा था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर पार्ट है, नेटो का यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ पोलैंड ने कब नेटो को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब सपोज करते हैं चीज़ें क्या हैं। तो पोलैंड जो है जब वॉर्सो पैक्ट हुआ था तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे वो उस टाइम पे नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता था। वॉर्सो पैक्ट के तहत जो है वो नेटो को या फिर थोड़े टाइम बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि अब एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो चाहिए होती है। मैंने आपको कहा था पोलैंड के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे अब मजबूरन पोलैंड को सिंगल हैंडेडली या रशिया का सपोर्ट यहाँ पर करना पड़ा या न्यूट्रल लेने की कोशिश उन्हें करनी पड़ी, ठीक है। बेसिक सा आइडिया ये था। बट जैसे ही पोलैंड यहाँ पर बनता है पार्ट नेटो का, उसके बाद भी कुछ ऐसी खास डेवलपमेंट नहीं हुई। स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री अलायंस जो है नेटो मेंबर्स के साथ उसकी हुई जरूर, बट सिंस अगर आप देखोगे कि पोलैंड के ज्वाइन करने से पहले भी कि जो नेटो नेशंस है ना, उन्होंने काफी टाइम से यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट एज इन कि अब आप देखो कि कोई भी ऐसी मिलिट्री सिचुएशन आ जाती है तो रशियन नेशंस जो हैं या रशिया जो है ऑल टुगेदर एक साइड पे हमारे पास ईस्टर्न रीजन पे आ जाता है एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे, अगर मैं आपको पिछली पिक्चर भी दिखाऊं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो पोलैंड एग्जिस्ट करता है, लिथुआना है, ये सारा यहाँ पे रशिया वाला रीजन आ जाता है। तो जितने भी पोर्शन थे, बेलारूस तो चलो अभी रशिया का ही पार्ट है ना, रशिया की प्रो रशियन गवर्नमेंट है वहाँ पे, बट यूएसएसआर का पार्ट है। नेटो बनने से पहले अगर आप देखो नेटो का मतलब क्या था, वेस्ट वर्सेस ईस्ट। वेस्ट में हमारे पास नेटो आ गई, ईस्ट में हमारे पास यूएसएसआर था जो 1991 में यहाँ पर टूटा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो नेटो नेशंस है ना, अब उनका बॉर्डर सिंस रशिया के साथ मेजरली या यूएसएसआर के साथ लगता था, उन्होंने क्या किया इन अंडर डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने क्या किया कि अब जितनी भी पाइपलाइंस थी, पाइपलाइंस विद रिस्पेक्ट टू ऑयल की सप्लाई की विद इन द नेटो नेशंस एस्टैब्लिश की हैं, ठीक है। मेजरली लैंड रूट के तहत ही से उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। बट पोलैंड ने यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद भी अब क्या होता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी ऐसी पाइपलाइन की। एंड सिंस पोलैंड इज एक्सपेक्टिंग अ वॉर, क्योंकि अब अगर आप देखो कि हमारे पास बेलारूस वाला रीजन जो है वो डायरेक्ट बॉर्डर में आता है एंड ऑल टुगेदर अब हो सकता है कि हमारे पास यूक्रेन वाला रीजन भी अगर आप देखो तो बहुत सारी सिचुएशन की बेसिस पे देयर आर चांसेस कि अब रशिया में भी पोलैंड को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करे, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, बट अपनी तरह से एक एनिमी अपने आप को थ्रेट यहाँ पर मान के चल रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर भी आपको रहना चाहिए, है ना। तो एक अक्लमंदी की बात यही चीज़ बोलती है। तो अब उसी पाइपलाइन की डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है ताकि इन केस कोई भी ऐसा एग्रेशन वाला स्टेट आता है तो पोलैंड जो है वो इजीली यहाँ पर वेपन्स की सप्लाई जो है वो भी कर पाए, ठीक है, या वेपन्स या इवन की ऑल टुगेदर जो उसको ऑयल की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी नेटो नेशन से वो भी पूरी हो सके, है ना। तो ये प्रोजेक्ट जो है 4.7 बिलियन पाउंड्स पे बनाया जाएगा, ठीक है। पाइपलाइन से कनेक्टिविटी पोलैंड को यहां पर दी जाएगी एंड फॉर द लास्ट 30 इयर्स आप देखोगे कि दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि पोलैंड ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एंड दैट टू फॉर मिलिट्री बेसिस लॉन्च किया है, ठीक है। एंड इसी वजह से ताकि यूक्रेन के ऊपर जो भी अटैक हुआ है एंड उसके बाद अगर आप देखोगे मोल्डोवा में जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, ऑल्दो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं वहाँ पे कि प्रो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है वो ही इलेक्ट हुई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो मोल्डोवा जो है अभी आप देख लीजिए कि वेस्ट नेशंस के सपोर्ट में है। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़े टाइम तक बनी रहे तो वो भी नेटो नेशन का पार्ट बन जाए या नेटो नेशंस बन जाए ना। तो अब 30 ईयर के बाद ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन जो है वो उन्होंने शुरू की है, जो कि मिलिट्री स्पेंडर के टर्म्स में अगर आप देखें तो जीडीपी जो है अलाइन टू मिलिट्री एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हाईएस्ट एक तरह से लगा सकते हो, वो पोलैंड ने यहाँ पर जो है ये इनिशिएटिव ये स्टेप को यहाँ पर उठाया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी न्यूज़ थी। तो अभी कहाँ से पास होगी ये, तो वो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है कि 300 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जर्मनी से आएगी, ठीक है। बेस कहाँ पे है, बिटगॉस इन द नॉर्थ सेंट्रल पोलैंड एंड होम टू नेटो की जॉइंट फोर्स मिलिट्री सेंटर एंड सेवरल सपोर्ट यूनिट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। कौन सा यहाँ पर रूट लिया जाएगा जर्मनी से वो सपोर्ट लेने के लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस होंगी। जब भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, ठीक है। तो अब फ्यूल नेटवर्क का पार्ट जो है वो पोलैंड बनेगा नेटो का। तो सवाल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लेव विच बॉर्डर्स पोलैंड, ठीक है, जर्मनी, स्लोवाकिया, कैलिनिनग्राड एंड बेलारूस। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैलिनिनग्राड। तो एक्सक्लेव वर्ड अगर जिसको समझ में आता है वो बढ़िया है। अब एक्सक्लेव का मतलब जिनको नहीं पता मैं फिर भी बताती हूँ आपको। अब ऐसी कोई पोर्शन होता है कोई भी कंट्री का जो कि उसके एक्चुअली में बॉर्डर के साथ यहाँ पर कनेक्ट नहीं करता। सपोज कीजिए अगर मैं आपको यहाँ पर मैप दिखाती हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि रशिया जो है समवॉट
वो लिथुआना, बेलारूस, इसके इस आसपास इस रीजन में रह जाता है। तो कैलिनिनग्राड जो है वो ये रीजन पड़ जाती है। रशिया का किसी भी तरह से कांटेक्ट जो है वो कैलिनिनग्राड के साथ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द सी रूट। आइदर वेज घूम के यहाँ पे इसके ऊपर वाले रीजन से आना पड़ता है बाल्टिक सी के अंदर, या फिर दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एयर रूट्स के थ्रू, है ना। अब एक्सक्लेव वो रीजन है कि आसपास जो है बॉर्डर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट नेशंस के लग रहे हैं, ठीक है, एंड कोई भी ऐसे लैंड सपोर्ट या लैंड का डायरेक्ट एक्सेस जो है उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं मिल रहा, तो उसे हम एक्सक्लेव की तरह यहाँ पर मानते हैं। यह वर्ड जो है, टर्म, उसको एक्सक्लेव दिया जाता है। तो कैलिनिनग्राड इसी तरह का एक ऐसा एक्सक्लेव है ऑफ रशिया, जो कि बाल्टिक सी के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी रखता है, एंड बॉर्डर की जब हम बात करें तो पोलैंड के साथ इसका बॉर्डर है, लिथुआना के साथ भी इसका बॉर्डर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम एक्सक्लेव को यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कैलिनिनग्राड में भी हो सकता है आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखे, ठीक है, मे बी किसी तरह की फ्लीट की डिप्लॉयमेंट के थ्रू यहाँ पर अटैक हो सके, या मल्टीपल चीजें जो पॉलिटिकली यहाँ पर डिपेंडेंट है, ट्रेड के लिए भी अगर हम देखें इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड रखते हैं तो सिमिलर तरीके से ये चीजें चलेंगी, ठीक है। द नेशंस मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन्स। सीतारमन, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि स्टेबल कॉइन को यहाँ पर लॉन्च करने की बात हो रही है। अब स्टेबल कॉइन क्या होता है, एक तरह का बिटकॉइन ही है ये, ठीक है, बट बिटकॉइन जो है वो किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च नहीं किया था, बट अब एक ऐसा कोई लीगल बिटकॉइन अगर सरकार लॉन्च कर देती है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या होगा, फायदा क्या होगा। एक तो आपको प्रिंटिंग के अंदर जो पैसा आप खर्च रहे हो एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एनक्रिप्शन के बेसिस पे आप सेल एंड परचेज जो है वो इजीली कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर लीगली इसको आप लॉन्च करते हो तो एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू है वो रिलेटिवली स्टेबलाइज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक स्पेसिफिक बास्केट जो है वो अटैच कर दी जाती है। बास्केट क्या होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू अटैच कर दी जाती है। अब आप सपोज कीजिए, कहने का मतलब यही है कि आप अगर यूपीआई के थ्रू 5 रुपए किसी को पे करते हो, वो एक तरह से फिजिकल करेंसी तो नहीं है ना, वो 5 रुपए आप यूपीआई से पे करो या किसी भी दुकान वाले को आप 5 रुपए का नोट पे करो, दोनों की वैल्यू सेम है, सेम की सेम ही रहेगी वैल्यू। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके साथ एक बास्केट अटैच कर दी गई है, एक लीगैलिटी अटैच कर दी गई है जो कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्लिप नहीं होने देती, ठीक है। सिमिलर तरीके से ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि स्टेबल हो, वोलेटिलिटी के टाइम पे भी हमें हेल्प कर पाए, प्लस उसको अब प्रिंट करने का पैसा ना छापना पड़े सरकार को, या पैसा जो है उसको नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़े उसके लिए, तो ऐसे NBFCs को अब सरकार चाहती है लॉन्च करना, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि स्टेबल कॉइन्स की तरह अब जो है सरकार डील करना चाहती है। कि इवन अगर लोगों को लगे ना इनिशियली कि क्या आपने लॉन्च कर दिया, कि जबरदस्ती हमारे साथ क्यों कर रहे हो, कि वो यही कह रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो विजनरी हमारा जो आइडिया है वो यही चीज कहता है कि हमें इस चीज को अडेप्ट करने के लिए या स्टेबल कॉइन्स को अडेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी ये न्यूज थी। देन दीपावली का ऑफर इज हेयर फॉर यू ऑल कि इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो 20% डिस्काउंट डायरेक्टली थ्रू आउट ऑल द कोर्सेज ऑफ स्लीपी क्लासेस। तो यूपीएससी की जर्नी हो, स्टेट पीएससी की जर्नी हो, ऑल टुगेदर अगर आप कोड दीपावली को यूज करते हैं तो डायरेक्टली 20% ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कोर्स को लेकर इंक्वायरी है विद रिस्पेक्ट टू 2026 के कोर्सेज, 2027 के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसकी भी। तो कोई भी अगर आपको यहाँ पर इशू होता है, बैच की इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे, ठीक है। तो ये टोल फ्री नंबर है हमारा, एंड मेल करेंगे तो द टीम विल रीच आउट टू यू ऑटोमेटिकली। हमारे पास जो ऑनगोइंग बैचेस हैं वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर 20% ऑफ इस पे मिल जाएगा। तो अर्ली बर्ड जो है वो आपको 10% प्रोवाइड कर रहा था, अगर आप दीपावली यूज करते हैं 10% ऑफ करके अमाउंट बन रही थी, तो अब 40,000 के ऊपर आप डायरेक्टली 20% ऑफ यहाँ पर ले सकते हो, जस्ट बिकॉज आप दीपावली कोड को यूज करते हो। एंड माइंडेड कि 2027 के जो बैचेस है ना उनकी वैलिडिटी 2027 के मेंस या इंटरव्यू के आसपास तक आपकी रहेगी, ठीक है। सो जो प्राइस उसकी होगी या वैलिडिटी जो होगी
अगर आप देखोगे खुद जाके आपको पता लग जाएगा कि कितना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बेनिफिशियल है ये चीज़ कि 26 के पेपर के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, 27 के पेपर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है वो, ठीक है। प्लस 20% जो डिस्काउंट है वो सोने पे सुहागे की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो कोई भी अगर लेक्चर में यहाँ पे आपको डाउट लगता है तो कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहना। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली हो गया है, मे बी मेरे को कुछ ना कुछ आपको ना यहाँ पे करवाते रहना चाहिए, एक्टिविटी देते रहने चाहिए, तभी आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। भाई फेस्टिवल सीजन है, आई एग्री टू इट, बट मेहनत आपको करनी है, बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़ना यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 15-20 दिन का गैप भी लग जाता है ना, वापस से आपको वो रूटीन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यही एक डिफरेंस है कि कंसिस्टेंटली आपको कैसे काम करना है। एंड अगर आप यहाँ पर फेस्टिवल्स के चक्कर में थोड़ा बहुत ब्रेक लेना इज गुड, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, जो मुझे नजर आता है अभी, ठीक है। प्लीज उस चीज को मत करना, आई हैव बीन थ्रू दिस, कि मत करना, ठीक है। मेरी जर्नी भी इसी तरीके से थी, एंड कहीं ना कहीं अगर मैं अटक गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है आइडियाज या इवन निकल के आते हैं दिमाग के अंदर जब आपको पता है कि आपको पेपर की तैयारी करनी है, तो उस चीज़ को प्लीज़ मत फॉलो करना। दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। फेस्टिवल सेलिब्रेट करो बट इन अ लिमिटेड टाइम, पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। तो यही मुझे आपको कहना था, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू सो मच।